बादल, आपका ट्यूनिंग खराब चल रही है, सेटिंग की सेटिंग करनी पड़ेगी। लेक्चर नंबर 9 है, मैं सेटिंग कर दूंगी, बता दूं। आप लोग सवाल नोट करें और आंसर करने की कोशिश करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है H2S गैस, HS गैस, शांति रखें, इससे बनता है H गैस। इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए डेल्टा H दिया हुआ है 379.6। इसके लिए इक्वेशन के लिए डेल्टा H दिया 379.6 किलो जूल पर मोल। कॉन्सेप्ट उसी तरीके का लगाना है। सेकेंड चीज दी हुई है H2 गैस प्लस S सॉलिड, सल्फर सॉलिड गिव्स H2S गैस। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू है -21.1 किलो जूल पर मोल, -21.1 किलो जूल पर मोल। माइनस लगाया नहीं मैंने, माइनस लगा दिया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन भी है, H2 गैस से बन रहा है 2H गैस, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम में टूट रहा है, दोनों गैसियस हैं। इसके लिए डेल्टा H दिया हुआ है 438 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद सल्फर सॉलिड से सल्फर गैस बन रहा है, सल्फर सॉलिड से बन रहा है सल्फर गैस, सब्लिमेशन है, देख पा रहे हैं। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू 280 किलो जूल पर मोल है। अब आपको डेटा इतने सारे दे रखे हैं, अब आपको निकालना क्या है, क्या निकालना? आपको निकालना है डेल्टा एच एफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HS, ये निकालना है आपको। डेल्टा HF ऑफ HS के बनने का डेल्टा HF फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। अब इतने सारे डेटा हैं आपके पास, इनको यूज करिए। सब पे नॉट लगा लो। सब पे नॉट लगा लो, जहां जहां डेल्टा H दिया हुआ है ना, नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड है सारा, ये भी स्टैंडर्ड निकालना। सबको ट्राई करना है, आपस में बात नहीं करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। HS गैस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आपको सवाल करना है।
आराम से सोचे एचएस गैस कैसे बन सकता है। फॉर्मेशन लिखना है तो उसके एलिमेंट से बनाएंगे, एलिमेंट किस स्टेट में होने चाहिए। हाइड्रोजन गैस और सल्फर होना चाहिए सॉलिड स्टेट में, सल्फर जो होता है वो सॉलिड होता है। अब इतना हिंट दे दिया मैंने, तो इक्वेशन बना लीजिए फॉर्मेशन की, और फिर उस इक्वेशन को लाना है इनको यूज कर। हाँ बनाएंगे अपने खुद। हाँ सही है, तो इसको हाफ करो ना, 2 मोल थोड़े बनाओगे, 1 बनाओगे। हाइड्रोजन को हाफ कर दो, इसको हाफ करो, क्यों? एक एच हो जाएगा, एक एस हो जाएगा, एच एस बन जाएगा। एक ही तो बनाना, 2 एच एस हटाओ, 2 हटाओ, 1 लिख दो सीधे। टारगेट इक्वेशन बन गई आपकी। देखो सुनो, तुमको एच एस गैस बनाना है ना, तो किससे बनाएंगे? इसके एलिमेंट से। एलिमेंट होगा हाइड्रोजन गैस, और सल्फर तो सॉलिड होता है, ठीक है। अब एक ही एच का एटम चाहिए, एक ही सल्फर का गैसियस एटम चाहिए, तो इसको हाफ कर दें। ये बन गई तुम्हारी कौन सी इक्वेशन? ये टारगेट जो चाहिए तुम्हें, रिक्वायर्ड। अब अब क्या करना है आपने? अब उन चारों इक्वेशन को यूज करके ये इक्वेशन लानी है, और उस इक्वेशन में जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे वही तुम डेल्टा एच में भी कर दो। कोशिश कीजिए सब लोग। तो इससे H2S बन रहा है ना, हमको ये बनाना, इसीलिए तो सबकी जरूरत पड़ रही है। हाँ H2S आ रहा है ना, हाफ करने से नहीं बनेगा। इसमें बन H2S रहा है, हमें HS बना। आंसर आंसर है, आंसर वह है, क्या है, क्या आ रहा है आपका? 358 नहीं, यहाँ पे तो आ रहा है 139.5। जो मैंने आंसर निकाला है ना, मैंने सारी इक्वेशन यूज में नहीं देखी है, पहले 2 से हो गया। क्या पहले 2 यूज करके ही आ गया आपका? यस 139.5। तुमने भी पहले 2 से ही बना लिया, पहले 3 से, चौथे की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से तो पड़ेगी। जो इस इक्वेशन में करोगे, जैसे मान लो इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हो, तो डेल्टा एच भी प्लस हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन के लिए डेल्टा एच आ जाएगा। नहीं, बताया जाए, मैं ही बताऊं? मैम बताओ। मैदान से आपने क्या किया बताइए जरा, 3 इक्वेशन को यूज करके। पहले 2 को माइनस कर दिया, तो उससे आपको क्या फायदा मिला? H2S गैस कट गया, और क्या बन गया? H2 गैस बन गया, सल्फर सॉलिड बन गया, और उधर HS गैस बन जाएगा, और H गैस नहीं बनेगा, प्लस कर दिया। हाँ ठीक है, फिर
थर्ड वाली इक्वेशन का आपने हाफ कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या फायदा मिला आपको? फर्स्ट सेकंड को जोड़ के थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये ऑपरेशन करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो जाना चाहिए। अच्छा तो आंसर क्या आ रहा है आपका? देखते हैं करके आपके हिसाब से। पहले में दूसरे को जोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद थर्ड वाले को क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। तो पहले यहीं पे थर्ड वाले को हाफ करके लिख लें, यहाँ पे कर लो हाफ H2 गैस, ये थर्ड वाले इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं, है ना। हाफ H2 गैस, गैस H गैस हो जाएगा हाफ करोगे तो, और डेल्टा H भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 219 किलो जूल पर मोल हो जाएगा, है ना। ये थर्ड वाली बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड तो आपके सामने गिवन ही है, तो फर्स्ट सेकंड को जोड़ो और थर्ड वाली का हाफ को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करके देखते हैं फाइनल इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। तो इसमें क्या था? H2S गैस, HS गैस, H2S गैस लेफ्ट हैंड साइड है पहली इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का H2 गैस एंड सल्फर सॉलिड, और तीसरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हो। किसी इक्वेशन को माइनस करने का मतलब माइनस साइन लगा दो उसके सामने, तो माइनस हाफ H2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सारी जुड़ गई। अब राइट हैंड साइड को देख लें। राइट हैंड साइड में क्या है? HS गैस और H गैस, HS गैस और H गैस, और सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या है देख लो। सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ये है H2S गैस, और थर्ड इक्वेशन में क्या था? थर्ड की हाफ वाली में H गैस था ना, माइनस करना है उसको, तो माइनस कर देते हैं, ठीक। अब देखो क्या क्या कट रहा है। एक तो H2S गैस, और इधर से H2S गैस कट जाएगा, है ना। ये H गैस और H गैस भी कट जाएगा। अब क्या बचता है? ये H2 गैस और हाफ H2 गैस है, तो हाफ हो जाएगा। 1 मोल में से हाफ मोल कम हो गए। और सल्फर के बारे में क्या था? सल्फर सॉलिड था, ये सल्फर सॉलिड था, ये देख लेना। HS गैस बन रहा है ना। अब यही ऑपरेशन डेल्टा H में भी कर देते हैं। पहली इक्वेशन का डेल्टा H क्या था? बोलो। 379.6। दूसरी का क्या था? 21.1। तीसरी का हाफ क्या था? वो क्या आया था? प्लस में था माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देखो क्या आ रहा है। 19 है और इधर 21 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस? 2.1 का डिफरेंस आएगा ना। ये माइनस कर रहे हैं 19, है ना, तो ये डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 2.1 का, तो 200। ये माइनस कर दो जरा, 219 में से इसको माइनस कर दो। टोटल 1 प्लस में आ रहा है, प्लस में ही आएगी वैल्यू, है ना, बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है। तो कोई दिक्कत? हाँ
डेल्टा एच सॉल्व हो जाएगा ना, यही अभी ये भी पूछ रहे थे। हाँ क्या नाम है, सक्षम। सक्षम भी पूछ रहे थे कि मैम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें अगर तो डेल्टा एच भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसमें साथ साथ। जैसे एस गैस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वहां पे डेल्टा एच भी साथ साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये सब चीजें प्लस माइनस में है, साथ में डेल्टा एच भी है उसी हिसाब से, है ना। जो ऑपरेशन आप उसमें कर रहे हो वही इसमें क्या कर सकते हो, डेल्टा एच में भी कर सकते हो। चौथी वाली का यूज नहीं हुआ ना, सब्लिमेशन का यूज नहीं हुआ। उसको अगर सोचते हो तो हमने टारगेट क्या बनाई थी, सॉलिड की जरूरत है अपने को। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने को सॉलिड की जरूरत है। टारगेट में तो अपने सॉलिड ही है, सल्फर का सॉलिड ही है, क्योंकि सल्फर एलिमेंट जो रेफरेंस स्टेट होती है वो क्या होती है, सॉलिड ही होती है। तो हमें सल्फर सॉलिड ही चाहिए था एन के एन प्रकार, और हमें 3 इक्वेशन यूज करके ही आगे मिल गया, है ना। कभी कभी कुछ डेटा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसा होता है कि कोई डेटा दिया है तो आपको सोचना पड़ता है ये दिया क्यों है, एग्जैक्टली वो यूज भी होता है। कुछ क्वेश्चंस में 4 डेटा दे दिए तो 2 यूज हो रहे हैं, 2 नहीं, भी कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं। टारगेट इक्वेशन आप बनाओगे, जो जिस चीज का भी फॉर्मेशन पूछा गया है राइट हैंड साइड में उसका 1 मोल लिख लीजिए, है ना। और अब वो किस किस एलिमेंट से बन सकता है, उस एलिमेंट की कौन सी रेफरेंस स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट इक्वेशन लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखती हूँ, ये नोट हो गया, सबने नोट कर लिया, ये करना है, ये कर लीजिए। तो एक और एग्जांपल बता देते हैं। रेफरेंस तो हमें एचएस गैस बनाना था ना, तो एच एस बनाना है, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम चाहिए और सल्फर का एक एटम चाहिए, है ना। 1 मोल चाहिए, बेसिकली 1 मोल एटम बोलते हैं। 1 मोल एटम हाइड्रोजन का चाहिए, 1 मोल एटम सल्फर का चाहिए। अब जो फॉर्मेशन की इक्वेशन बनती है वो बनती है किससे, किस एलिमेंटल स्टेट में। हाइड्रोजन आपका H2 के फॉर्मेट में होता है, तो अगर 1 मोल लोगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे। आपको कितना चाहिए था, एक ही चाहिए था, तो आपने हाफ H2 गैस कर दिया। फिर सल्फर आपका जो प्रेजेंट होगा वो सॉलिड के फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे सल्फर S8 नहीं लिखा है, इन जनरली जो सल्फर होता है वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में होता है सल्फर सॉलिड, और वो S8 होता है, तो S8 लिख देते तो कहानी थोड़ी और चेंज हो जाती। पर इन्होंने इक्वेशन में किसी में S8 को लेकर के दिया नहीं, तो हमें जबरदस्ती लगाना नहीं। तो सल्फर 1 चाहिए, सल्फर एलिमेंटल स्टेट में सॉलिड में होता है तो सॉलिड से बनाएंगे, और एचएस गैस बनाना ही है, ये इन्होंने लिख के दे रखा है कि एचएस गैस जो बनाना है उसकी फिजिकल स्टेट आपको लिख के दी हो, उसके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस स्टेट बनाओ, ठीक है। और फिर उस इक्वेशन को आपको अचीव करना है जो आपको डेटा मिले हुए हैं उनसे। नोट हो गया बादल, नोट हो गया। जैसे मान लो तुमको ऐसे दिया हुआ है CH3CO CH3 बनाना है तुमको, है ना। ये लिक्विड बनाना है, इसको बोलते हैं एसीटोन। हाँ, नेल पेंट रिमूवर होता है, इसको आपको बनाना है ना, 1 मोल बनाना है। तो अब क्या करें, अब कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूला में,
तो आप कैसे सोचोगे कि कार्बन जो होता है वो ग्रेफाइट का फॉर्मेट लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे O2 गैस और हाइड्रोजन लेंगे H2 गैस, ठीक है। तो अब देखो हमने पहले सिंपल फॉर्मेट लिख लिया, उसके बाद एटम्स को सेट करेंगे, ये ग्रेफाइट लिख लिया, ठीक। अब कार्बन कितने चाहिए अपने को, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने चाहिए, एक ही चाहिए तो हाफ कर दें। हाइड्रोजन कितने चाहिए, 6 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके लिए टारगेट इक्वेशन इसके फॉर्मेशन की क्या बन गई, कोई दिक्कत? अब कोई भी कंपाउंड दिया और तो टारगेट इक्वेशन बना सकते हैं। अब आपको नई एंथैल्पी सिखाते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सीख चुके हैं आप, अब सिखाते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जलाने में। बोलिए बोलिए। जो एंथैल्पी फॉर्मेशन वाली इक्वेशन होती है, हाँ हम उसको एक हाफ ऐसे बोल रहे इक्वेशन देगा फिर ब्रेक वगैरह होता है। क्या बोला, हाफ के बाद नहीं समझ में आया, क्या बोला गार्गी, आपने रिपीट करो। हाँ अभी सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई तो दे रहा है, ये बात करने लगते हैं ना, बोलो। हाँ मैं कह रही हूँ कि जैसे है कि जो अपने एंथैल्पी फॉर्मेशन वाली इक्वेशन पे जैसे अपने टारगेट इक्वेशन बोला ना, हाँ तो हमने अपने ऐसे लाइक बोल दिया या फिर लाइक बुक्स वगैरह में लिखा रहता है। अरे ऐसे ही कैसे बोल दूंगी मैं, अरे नहीं मैम मेरे को लगा कि लाइक आपने ऐसे लिखा नहीं 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 किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको, है ना, समझ, ये तरीका है मतलब, ठीक है। अच्छी बात है आपके दिमाग में सवाल आया तो कि मैम ये ऐसा ही एग्जांपल है या सच में ऐसे बना सकते हैं, ये बात थी ना। हमने ये कह रहे थे हाँ टारगेट इक्वेशन बोला है बुक वगैरह में बोलते हैं टारगेट टारगेट नहीं बोलते हैं, टारगेट नहीं किसी बुक में लिखा होगा, ये मैंने बोला है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बोलते हैं। गार्गी गार्गी थोड़ा धीरे बोलो, इन लोग, ये लोग क्या साउंड सिस्टम के नीचे बैठे हुए हैं ना, तो इनको दिक्कत होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हो गया था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डालिए हेडिंग, परी एकदम सामने बैठ के इतना नहीं बात करेंगे, बिल्कुल बहुत तेज आवाज आती है ना कान में। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी चेंज, डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ डेफिनेशन है। देखो किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चीज को जलाने के लिए कंबशन अगर किसी चीज का करना है तो हमेशा हीट निकलती है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तो एंथैल्पी कैसी आएगी, माइनस में आएगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी, ठीक है। अब है क्या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दीजिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर दीजिए, दो डेफिनेशन लिखी जाती है, एक है 1 मोल कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दीजिए या 1 मोल कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो जितनी भी हीट निकलेगी, जो हीट इवॉल्व होगी, उस डेटा को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं। अगर उसको एंथैल्पी डेल्टा एच के फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर हीट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कहीं पे अगर हीट जैसे मान लो 300 किलो जूल निकल रही है तो लिख देंगे हीट ऑफ कंबशन इज 300 किलो जूल पर मोल।
लेकिन अगर उसको एंथैल्पी लिखना है तो लिख देंगे डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ दिस कंपाउंड इज इक्वल टू -300 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हीट हमेशा इवॉल्व होगी कंबशन में, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज, और डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। 1 मोल कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आपने क्या करना है, बर्न करना है। तो लिख लो, यही डेफिनेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन is enthalpy change during 1 mole of compound और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज burned in presence of excess of oxygen और ऑक्सीडाइज, बर्न भी टर्म लिखा रहता है। Enthalpy of combustion is enthalpy change during 1 mole of compound or molecule is burned in presence of excess of oxygen or oxidize, दोनों टर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमको लिखना है क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है हमको, इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन लिखना है। कार्बन का अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। कार्बन सॉलिड ले लीजिए, 1 मोल ले रहे हैं, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो +O2 लिख दो, बनेगा क्या, CO2। डायमंड भी हो सकता है, इसमें एलिमेंटल स्टेट की कंडीशन नहीं है, इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। हाँ, अरे वो गलती से हो गया। हाँ प्लस है, नालायकों दिख नहीं रहा, C+O2, C+O2 के CO2। सो रहे हैं क्लास में, अभी और भी हैं। अब देखो जैसे क्लास सुनो, ये लिखा हुआ है, मान लो इक्वेशन C सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव्स CO गैस, देख पा रहे हैं, ये देखो कार्बन जब भी ऑक्सीजन की एक्सेस में जलाया जाता है तो तब उससे बनती है CO2 और उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, यानी कि कार्बन के कंप्लीट कंबशन से CO2 बनता है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तब बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन का तो इक्वेशन हो सकता है, लेकिन कार्बन के कंबशन का इक्वेशन नहीं। कार्बन के कंबशन का इक्वेशन लिखना है तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनना होना चाहिए, CO2 गैस, CO2 बनेगी। ठीक है, ये किसका इक्वेशन है, ये है इनकम्प्लीट कंबशन का, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है। ठीक है,
हाँ जो काला धुआं है वो इनऑर्गेनिक कंबशन क्या है? हाँ हाँ, मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नॉट, लगातार क्लास में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अदरवाइज जिनको समझ नहीं आता है उनको फिर समझ नहीं आएगा बिल्कुल। और बार बार इस चीज को मैं मना नहीं करूंगी, क्लास के बाहर उठा के करूंगी। आपस का डिस्कशन करना है, क्लास के बाद करिए, क्लास में कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, और इतना डिस्कस करेंगे तो मेरे तक पूरी आवाज आती है। और जो भी बच्चा क्लास में वीक होगा, वो अच्छा बच्चा उसका क्या कर रहा होगा, नुकसान कर रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस उसके कान में आवाज जाएगी। वो पहले से ही अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आपकी बातों से और फोकस नहीं कर पाएगा। दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर, क्या कह रही है, कंबशन ऑफ कार्बन के कंबशन के लिए ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हाँ, CO2 बनेगा, कोई सी भी नहीं जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा, नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चला। ठीक है क्लास, देखो जैसे मान लो हम लिखना चाह रहे हैं C2H5OH, ये अल्कोहल है, इथेनॉल है ना, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, मालूम होगा आपको, नहीं पता है तो सुनिए। ठीक है, इथेनॉल, इसकी लिखनी है हमको कंबशन की इक्वेशन, मतलब कार्बन सारा का सारा क्या बनेगा, इसका कार्बन सारा का सारा क्या बन जाएगा, CO2। तो बना देते हैं, कितने कार्बन इसमें दिखाई दे रहे हैं, इक्वेशन अगर लिखनी है तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 और वाटर बनाता है, और एनर्जी भी रिलीज होगी, है ना, वही तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो 2CO2 कर दिया आपने, हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 6 हैं, तो 3H2O बनाओगे। अब यहाँ पे डेल्टा H निकलेगी, हीट कुछ निकलेगी, है ना, उसी को आप बोलोगे कंबशन, डेल्टा H ऑफ कंबशन, जो भी वैल्यू हो, है ना। और यहाँ पे आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन, तो ऑक्सीजन देख लीजिए कितने लेने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड में आपने 4 3 7 ऑक्सीजन लिए हैं, तो यहाँ पे कितने एटम हो जाएंगे, 7/2 O2 हो जाएगा, नहीं, एक ऑक्सीजन इधर से भी तो मिल रहा है, 3 कर देना, एक इधर से भी मिल रहा है। तो ये किसके कंबशन का इक्वेशन बन गया, C2H5OH के, इथेनॉल के। ऑक्सीजन के एक्सेस में जला दिया, पूरा कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। इसके प्रोडक्ट में मोनोऑक्साइड बनता नहीं। कई बार होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रिलीज होते हैं, हाँ, 3/4 कार्बन डाइऑक्साइड जिस इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें बनेगा वो इनकम्प्लीट है, और जिसमें आपका CO2 बनेगा वो कंप्लीट है। दोनों एक ही बार में नहीं बन सकते, एक ही जगह पे बनेंगे ना, एक साथ लिख दो, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो, इसको और इसको, तो फिर उसको क्या कहेंगे, जिसमें CO2 बनेगा वो कंप्लीट है,
जिसमें CO बनेगा वो इनकम्प्लीट है। जब कंबशन लिखते हैं तो कंप्लीट को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे जनरली जो बोलते हैं एसिड, तो जनरली एसिड अगर बोला जाएगा तो कौन सा एसिड समझते हैं आप? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जनरली बोला गया एसिड तो H2SO4। अब कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया है, कंबशन बोला गया तो कंप्लीट कंबशन के बाद। जी हाँ बोलो भैया। कहीं पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दोगे तो आपका वो CO2 कन्वर्ट किस में हो जाता है? CO। और फिर इनहेल करेंगे, ज्यादा देर तक इनहेल करेंगे तो निकल लेंगे, और कम देर तक करेंगे तो सांस फूलेगी, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जनरल क्वेश्चन की क्लास हो गई है, अब कर लो सवाल कंबशन का, ठीक है। करेंगे ना सवाल कंबशन का? टॉपिक ही उड़ गया इधर से उधर, पर ठीक है, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। डिस्कशन नहीं होगा तो काम कैसे बनने वाला है? लिख लीजिए। बस बस एक और चीज कर लो, छोटी सी चीज है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। जैसे मान लो कि हम पहले के जमानों में वो क्या कहते थे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, पहले के जमाने में, अभी क्या LPG यूज करते हैं, है ना। पहले के जमाने में मान लो लकड़ी यूज की जाती थी, या वो गाय का जो, हाँ उससे उपले जो बनते हैं वो यूज करते थे, है ना, फ्यूल के फॉर्म में, है ना। तो वो जो फ्यूल यूज किया जाता है उसके 1 ग्राम से कितनी हीट मिल रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। जैसे आज के पूरे उसमें सिस्टम में, आज की इकोनॉमी में हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। मतलब हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन के एक्सेस में जलाते हो तो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। अगर 4 फ्यूल आपको ABCD दिए हुए हैं और सबके 50-50 ग्राम से प्रोड्यूस होने वाली हीट दे रखी है, तो आप उसमें कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके 1 ग्राम से कितनी हीट मिलेगी। पर ग्राम जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे अच्छा फ्यूल हो गया, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी वो गंदा फ्यूल, बैड फ्यूल बोलेंगे उसको, है ना। तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लो, सिंपल सी एकदम डेफिनेशन है, हीट प्रोड्यूस्ड और एनर्जी प्रोड्यूस्ड लिख दीजिए, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 1 gram fuel is called calorific value. ठीक है। जैसे कार्बन का एक फॉर्मेट होता है कोक, मान लो हमने कोक ले लिया और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, CO2 बन गया, और यहां से आपको हीट मिली, मान लीजिए 500 किलो जूल। कितनी हीट मिली इस प्रोसेस में? सपोज 500 किलो जूल आपको हीट मिली, ठीक। अब इस कोक का मान लीजिए हमने लिया था 1 मोल,
मतलब ये कितना लिया था, 1 मोल ऑफ सी लिया। कार्बन का कितना मोल लिया था, 1 मोल। ठीक, तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालेंगे, 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम कार्बन हो गया। ये बात सबको क्लियर है। अब 12 ग्राम कार्बन से कितने किलो जूल हीट मिल रही है, 500, तो 1 ग्राम से कितनी मिलेगी, 12 ग्राम कार्बन से हीट मिलती है 500, तो 1 ग्राम कार्बन से कितनी मिल जाएगी हीट, 500 बाई 12। कोई दिक्कत, तो ये क्या होगी इसकी कैलोरीफिक ठीक है। ऑक्सीजन, हाँ, अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का देंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जलेगा फ्यूल, है ना। कार्बन से बने हुए कंपाउंड होंगे फ्यूल, नाइट्रोजन से बने हुए भी हो सकते, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा वही फ्यूल की तरह काम करे। नहीं, कंबशन के कॉन्सेप्ट में ऑक्सीजन हवा की प्रेजेंस में ही जलाना है, एक्सेस, ठीक है। वाटर बने, हीट निकलेगी, तो हर जगह थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, हर चीज को जलाओगे तो CO2 थोड़ी बनेगी। कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे C2H5OH था, CH4 ले लो, मीथेन ले लो, है ना। अब मान लो जिसमें कार्बन ही नहीं, वो कहां से CO2 बनाएगा, है ना। जैसे हम लिखे किसके लिए, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल लिखे अगर, तो क्या बनेगा, H2 गैस प्लस O2 गैस, इक्वेशन बनेगा H2O लिक्विड। यहाँ पे डेल्टा H जो होगा, यहाँ पे जो डेल्टा H होगा उसको क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो हीट ऑफ फ्यूल बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना मोल लिया हमने, ठीक है। सपोज ये मान लो x है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है, -x किलो जूल है पर मोल। पर मोल क्यों लिखा रहता है, एक मोल के कंबशन से कितनी मिली है, -x किलो जूल मिली है। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन लिया है आपने तो मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2 ग्राम से कितनी मिल रही है, डेल्टा H कितना है, -x, मिल तो रही है +x, डेल्टा H के फॉर्मेट पे इसको हमने माइनस में लिखा है, एक्सोथर्मिक है ना प्रोसेस। तो 2 ग्राम से कितना एनर्जी मिल रहा है, x किलो जूल, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, x/2 किलो। यानी किसी का भी कैलोरीफिक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, किसी भी फ्यूल का। अगर 4 इक्वेशन 4 फ्यूल के लिए दिए हैं तो उसका आप क्या कैलकुलेट करोगे, मोल के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद उसको 1 ग्राम के लिए निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आया। डेल्टा H नेगेटिव होगा ना, कंबशन में निकलती है हीट, तो ये हीट बोला, इसको हमने बोला हीट, और ये क्या है, एंथैल्पी। हीट ऑफ फ्यूल यहाँ लिखा है ना, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूल लिख सकते, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख दो। हीट वर्ड यूज करोगे तो हीट में फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आता है।
ठीक है। हीट के लिए आप हीट जब लिखते हो कहीं पे तो आपको पता नहीं होता कि हीट निकल रही है या हीट गिवन है, तो उसके साथ आप टर्म लिखते हो हीट इवॉल्व। अगर एब्जॉर्ब हो रही है वहां पे तो हीट एब्जॉर्ब, लेकिन कंबशन की बात हो रही है, फ्यूल की बात हो रही है, कैलोरीफिक वैल्यू की बात हो रही है, तो हीट हमेशा निकलेगा, डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। हाँ सर मैं उसी में पूछता हूँ मैम, अगर इतनी सारी आपने बोला इससे बहुत ही टेम्परेचर वाली है, तो जब इतनी हीट निकलने वाली है तो प्रोडक्ट लिक्विड में कैसे रहेंगे, मतलब H2 पानी लिक्विड में कैसे रहेंगे, आप बात क्वेश्चन में क्या है इनके, बढ़िया दम है ना, कि ये कह रहे हैं जब इतनी हीट निकल रही है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो रही है, आपके उसको क्या हो जाना चाहिए, वेपराइज हो जाना चाहिए, है ना। अब डिपेंड करेगा कि उतनी हीट से इसका बॉइलिंग टेम्परेचर आता है कि नहीं, वेपराइज होने का वो आता है कि नहीं, है ना? हाँ, और वेपराइज होगा, रॉकेट वगैरह में जो हाइड्रोजन आप यूज करते हो वो वेपराइज होती है, गैसियस फॉर्मेट में जाती है, तभी तो वो प्रेशर अप्लाई करती है, और क्या आप लोग कुछ पढ़ते हो ना फिजिक्स में, अपथ्रस्ट और क्या चीज, हाँ, तो उसकी वजह से रॉकेट फिर कहाँ जाता है, आगे की तरफ, चंदा मामा के पास, है ना। ठीक, तो लिख लो, कैलोरीफिक वैल्यू is directly proportional to quality of fuel। कौन अच्छी क्वालिटी का है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, जो गंदी क्वालिटी का होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा है आज की डेट में, हाइड्रोजन। बनेगी भैया, बन रही हैं चीजें। ओ भाई, हम ना बनाएंगे, हो गया, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल। इलेवेंथ के चैप्टर खूब अच्छे से करते जाइए एकदम, आप लोग जिस हिसाब से सिलेबस कम किया गया आप लोगों को क्या होगा, बहुत फायदा मिलेगा, आप लोग एकदम फोड़ के आएंगे पेपर। फोड़ना चाहते हैं कि नहीं, पेपर फोड़ना चाहते हैं कि नहीं, फोड़ना चाहते हैं ना, बस चलो एक सवाल करके बता दो फटाफट से कंबशन का, लास्ट सीट पे सबसे पहले आंसर लास्ट सीट से आना चाहिए। मैं H2 का हीट ऑफ कंबशन दे रखा है, आप बता दीजिएगा कहीं क्वेश्चन पहले करा तो नहीं चुके। -241.8 किलो जूल पर मोल, कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कार्बन सॉलिड का दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल, सबका कंबशन का ही दे रखा है। और
हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH दे रखा है, -1234.7 किलो जूल पर मोल। सारी एक मोल के लिए निकाली जाती है इसलिए सबकी यूनिट में। अब लिखना है आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड इज, साइन ऐसे दिया है, माइनस किलो जूल पर मोल। फिलिप्स वाला क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर देना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH निकालना है। 2 डेटा आपके पास, 3 डेटा आपके पास है, यानी कि आपको टारगेट इक्वेशन बनानी है। उस टारगेट इक्वेशन को इन दोनों की इक्वेशन से लिखना। इसके कंबशन का इक्वेशन लिखेंगे, इसके कंबशन का लिखेंगे, इसके कंबशन का लिखेंगे। उन तीनों की इक्वेशन को लिख करके C2H5OH के फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाएंगे। पहले फॉर्मेशन का लिख लो इक्वेशन, तो टारगेट पता चल जाएगा। हाँ, पर मोल है, सब कुछ पर मोल है, इसलिए कुछ चेंज करना नहीं है। आप इक्वेशन बनाओ, कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। डेटा उतार लो पहले। अथर्व, गार्गी, अंशराज, बात समझ आ रही है? अंशराज, टारगेट तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बनानी है। फॉर्मेशन में तो 1 मोल बनेगा, C2H5OH राइट में जाएगा, 1 मोल बनेगा। फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाओ ना पहले, टारगेट तो वही है। हाँ, फॉर्मेशन की 1 ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ठीक है। स्टेट लिखो, फिजिकल स्टेट। फॉर्मेशन की इक्वेशन बनानी है, यानी C2H5OH का 1 मोल कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड में। फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाना सिखाया था ना, किससे किससे बनाओगे? इससे नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाएंगे ना फॉर्मेशन, कंपाउंड से कभी भी नहीं बनेगा। आंसर 10 के आसपास देखती हूँ। हाँ, इक्वेशन से भी। अब उनकी कंबशन की रिएक्शन लिखो, उन तीनों की, फिर उन तीनों की कंबशन की रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस। तो ये फॉर्मेशन नहीं दे रखा ना, कंबशन दे रखा। सौ 200 और 1000 सेम बात है। मैं बताऊं,
चुप रहो, चुप, मैं बता रही हूँ। छोटी आ रही है, इतनी लंबी आएगी। चलो मैं करके बताती हूँ, देखो सब लोग अपना चेक करो, है ना, कि हम सही ट्रैक पे थे या रॉन्ग। पहला दिया हुआ हाइड्रोजन के कंबशन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए हीट दे रखा है, तो हाइड्रोजन के कंबशन का इक्वेशन बना देते हैं। अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था? यही तो लिखा था अभी, ये कंबशन का रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन के, इसके लिए डेल्टा एच क्या दिया हुआ है, पहली बादल बोलिए, -241.8 किलो जूल पर मोल दे रखा है ना। फिर किसके कंबशन का इक्वेशन दिया है? कार्बन के, तो कार्बन का कंबशन लिख लो, इक्वेशन बन गई ना 3। इसके लिए डेल्टा एच बोलो, ये दे रखा है। अब तीसरा किसके लिए दे रखा है? तीसरा दे रखा है C2H5OH के कंबशन का, अभी लिखा था इक्वेशन, लिखते हैं, जला देते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से अभी जलाया था 3O2, तो क्या बन गया था आपका, कितने CO2 बन गए थे? 2 CO2 बने थे, और H2O कितना बना था? बैलेंस होना चाहिए इक्वेशन, है ना, नहीं तो जोड़ने घटाने में दिक्कत आ जाएगी। अब बोलो कितना आ गया यहाँ पे, डेल्टा एच दी, फिर से बोलो मैदान। किलो जूल, ये 3 इक्वेशन है अपने पास, ये 3 है जिनके लिए एंथैल्पी है, और हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH निकालना, ये है, टारगेट लिख लेते हैं, है ना। किससे बनाएंगे? 2 कार्बन ले लो, ऑक्सीजन कितने ले लें? एक ही चाहिए, और हाइड्रोजन कितना चाहिए? ठीक है, बन गया ये टारगेट। अब ये टारगेट अचीव करना है आपको किससे? इन तीनों से। तो देख लो, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड। जो चीज लेफ्ट में चाहिए उसको प्लस करते हैं, जो चीज अपोजिट साइड चाहिए उसको माइनस करते हैं। तो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कार्बन सॉलिड चाहिए 2, यानी कि आपको इस इक्वेशन को करना तो है प्लस, लेकिन 2 टाइम्स करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? क्या करना पड़ेगा इसको? 2 टाइम्स, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। फिर देखो, आपको चाहिए 3H2, हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3H2 चाहिए। 3H2, H2 कहाँ पे है? पहले इक्वेशन में, लेकिन कितना है? 1 है, तो आपको कितना चाहिए? 3 मोल चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन भी लेफ्ट में ही चाहिए H2, है ना, और इक्वेशन में भी कहाँ पे है? लेफ्ट में है। तो जो चीज जिस तरफ हो उसी तरफ अगर है तो प्लस ही होगी। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, ठीक। आफ्टर दैट C2H5OH लिक्विड कहाँ है? लेफ्ट में है, और कहाँ चाहिए? राइट में चाहिए, और एक ही 1 मोल की बात है, तो यानी कि थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर दें? माइनस कर दें। अब ये सारे ऑपरेशन इन तीनों इक्वेशन में करके देखते हैं कि ये इक्वेशन मिलती है या नहीं मिलती है। अगर सेम इक्वेशन हमको मिल जाएगी तो डेल्टा एच भी उसमें, यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा ये निकालना है ना, यही तो है फॉर्मेशन, ये निकालना है, ये फिर उसमें भी यही ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। तो करके देखें, दूसरे में क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, पहले में 3 से, और तीसरे को माइनस करना है। ये स्लाइड नोट हो गई हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? जोड़ घटा के देखो फटाफट, आ रही है कि नहीं आ रही?
पहली पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो, नई इक्वेशन बनेगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यही बनेगी ना। दूसरी, पहली में 3 का था, दूसरे में 2 का था। बना के देखो, फिर जोड़ो और घटाओ। जोड़ने घटाने का पता है ना, अगर जोड़ना है तो लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, घटाने में माइनस साइन लगा के पूरी इक्वेशन में जोड़ देते हैं। करें, इतने जगह ही नहीं है ये, हमको फालतू सवाल से बिल्कुल बहुत एलर्जी है। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें, बनाएं। यहाँ पे बहुत वो हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, पर यहीं पे बनाएंगे जगह। कहाँ? सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप लोग करके देखिए, ये हो गया तो डेल्टा H का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। डेल्टा H भी यही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर ले। हाँ मेरे रिएक्शन आ रहा है। आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा सही रहता है। जैसे लाइक जब सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो -C2H का OH वो LHS पे आ रहा है, तो माइनस इसीलिए तो कर रहे हैं दीदी। गार्गी, यहाँ पे लेफ्ट में है, राइट में चाहिए, इसीलिए तो माइनस कर रहे हैं। माइनस बोले तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, वहां पे भी साइन चेंज, और सबको जोड़ दो, है ना, यही तो है। 5 - 3 को कैसे लिख सकते हो, 5 प्लस और ब्रैकेट में करके -3 लिख सकते हो ना, वही वाली बात हो गया। सेम इक्वेशन आ गई। थर्ड वाले में क्या किया था, थर्ड वाले को केवल माइनस कर रहे थे, माइनस करने का मतलब एक तो माइनस साइन लगा दो, तो ऐसे भी कर सकते हो, या रिवर्स कर दो, ये भी हो जाता है। माइनस करोगे तो यही हो जाएगा ना, यहाँ पे केवल माइनस कर रहे हैं तो डेल्टा H की वैल्यू केवल चेंज हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर ही लिया, अब जोड़ना घटाना कर लेते हैं, कर ले। तो फर्स्ट और सेकंड को तो जोड़ना ही है, थर्ड को माइनस कर रहा है, माइनस करके पहले से ही लिख लिया है, तो यानी कि अल्टीमेटली सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ के देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है आपका। ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 241.8 क्या आएगा, ये आएगा आंसर आपका। डेल्टा H जो निकालना था वो आएगा ये। ठीक है, फिर इसमें प्लस करेंगे, माइनस में आएगा, फिर प्लस करेंगे हाँ, जो भी वैल्यू आ जाए, मुझे पता नहीं है। नीचे वाले में तो प्लस में आ रहा है ना, अब इसको सॉल्व करके देख लो। आंसर बता देती हूँ क्या आएगा, आंसर बता दिया था ना। आंसर आ रहा है माइनस में 278 अप्रॉक्स। आंसर बन रहा है कि नहीं, 278 नहीं बन रहा है, 278। ये देखो, ये तो आपका 293 393 दिख रहा है,
यानी कि अप्रॉक्स 400 है तो अप्रॉक्स माइनस 800 आएगा, और ये 250 मान लो अप्रॉक्स, तो ये कितना आ जाएगा 750, और 750 और वो कितना हो गया 800, हाँ 278 के करीब आ रहा, अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, माइनस में आ रहा है, आ गया, हाँ वो अप्रॉक्स है ये आंसर, 77 कुछ करके आ रहा है। अब कर लेंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कंबशन के सवाल में, बोलो फटाफट, अरे बोलो बच्चों, कर पाओगे कि नहीं? कंबशन के सवाल और कैलोरीफिक वैल्यू के सवाल कर लेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपके क्या हो रही है, 4-6 क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं। अभी आपके क्या लग रही है, थोड़ी सी पहली बार कर रहे हैं ना, तो पहली बार करने में तो गुली रहती है। ये रिसेंट क्वेश्चन था, शायद 23 में आया हुआ था। कंबशन का लास्ट सवाल करो, फिर उसके बाद फिर एक और नया टॉपिक का इंट्रो कर देंगे, है ना? अच्छा सा करिए, सुंदर सा, बढ़िया सा। चलिए, a cylinder of cooking gas, लिख लो, a cylinder of cooking gas assumed to contain 11.2 kg, a cylinder of cooking gas assumed to contain 11.2 किलोग्राम, कुकिंग गैस में 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन है, ठीक है? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है? फॉर्मूला दिया नहीं है। द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ ब्यूटेन, लैंग्वेज में लिखा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ ब्यूटेन, हम लिख दे रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ ब्यूटेन दिया हुआ है। अरे वही एक ही बात है, जब हीट वीट लिख देंगे तो थर्मोकेमिकल बन गई ना। फॉर्मूला इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, C4H10 गैस है, 13/2 O2 लग रहा है, CO2 और वाटर बनेंगे, कंबशन हो रहा है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट, तीन ही चीजों का काम है। 4CO2 5O2 और डेल्टा H दिया है 2658, माइनस तो होना ही होना है, थर्टीन बाई टू बैलेंस इक्वेशन लिखा है ना, 8 5 13 13 चाहिए तो 13/2 O2 ले लिया। ऑक्सीजन के जितने एटम O2 के चाहिए होते हैं उतना लिख के बाई 2 कर देते हैं, ठीक है? अब निकालना क्या है, देख लो। इफ फैमिली नीड्स जिस जहां पे भी सिलेंडर है उस फैमिली को क्या चाहिए, हाँ खाना बना रहे हैं तो फैमिली की रिक्वायरमेंट है 15,000 किलो जूल एनर्जी, 15,000 किलो जूल एनर्जी पर डे,
एक दिन में उस कितना कंज्यूम करता है? 15,000 किलो जूल. हाउ लॉन्ग वुड द सिलेंडर लास्ट? कितना टाइम लगेगा? लिखा हुआ है. कितने टाइम में ये सिलेंडर एक जो होगा वो खत्म हो जाएगा? अब बादल तुम सवाल कर लो, अगर मैं बता रही हूँ. ये 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, पर मोल लिखा है ना. 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करो. ये मोल का मतलब समझ रहे हैं ना, पर मोल का मतलब 1 मोल अगर लेते ब्यूटेन, ब्यूटेन का 1 मोल लेते तो हीट कितनी निकलती? कितनी? 2658 मिलती. अब केजी आपको दे रखा है तो उसके हिसाब से निकाल लो. 1 मोल का मोलर मास निकाल सकते हैं, C4H10 का मोलर मास निकाल के. डेली खर्च तो 15,000 हो रहा है किलो जूल. हाँ, 11.2 के लिए निकालेंगे कितना 11.2 कितना प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके हिसाब से खर्च को कैलकुलेट करें. हाँ, अप्रोक्सी कर लो. हाँ, वही लगाना है ना. 58 ग्राम के लिए कितना मिल रहा है? हाँ, तो ये इतने ग्राम के लिए ले लो. हाँ, आंसर है नहीं, जस्ट डबल है, कोई 2 की गलती हो रही है आपकी. 34 आंसर आ रहा है ना डेज. हाँ, ये निकाल लिया. 1 ग्राम के लिए निकाला, फिर 11.2 किलोग्राम के लिए भी तो निकालेंगे वैल्यू. फ्यूल तो अपने पास 58 ग्राम नहीं है ना, फ्यूल तो इतना है ना. डिवाइड करोगे. हाँ, और क्या. तो आपको हीट मिल जाएगी, फिर आपका एक दिन में वो उतनी खर्च कर रहा है. ऑनलाइन में किसी का आया? ऑनलाइन ऑफलाइन? यूनिटरी मेथड का सवाल है ना, सीधे सीधे. 1 केले का प्राइस इतना है तो 10 केले का कितना, यही तो चल रहा है इसमें. कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी भले. 15,000 किलो जूल दे रखा है एक दिन में. हाँ, अब दे रखी है तो मैं क्या करूं? किसी घर से कंज्यूम हो रही है तो मैं क्या करूं? क्या? कितना? किस खुशी में डबल कैसे लिया? पता नहीं लगा 1.2 होगा.
मैं निकालती हूँ, अब देखिए आप लोग हैं, देखो अब ध्यान से देख लो, चेक कर लो सबने सही किया है या गलत, जिसको नहीं आया है वो भी देख लो। ठीक, अब देखो C4H10 का पहले मोलर मास निकाल ले। मोलर मास कितना आ जाएगा, 48 प्लस 10 कितना आ गया, 58 आ गया मोलर मास, एक मोल का मास आ गया। ठीक, अब आपको पता है कि 58 ग्राम अगर ब्यूटेन था तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, वैल्यू बोलो। अब हीट प्रोड्यूस में माइनस हटा देंगे, 2658 किलो जूल हो रही थी, है ना। अब आपको कितने ग्राम दिया हुआ है फ्यूल, फ्यूल दिया है 11.2 kg, मतलब ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, सही है। तो अब इतने ग्राम से कितना आपको मिलने वाला है हीट, वो निकाल लें। तो 2658 डिवाइडेड बाई 58 और 11200, ये डबल होता है क्या 58 का, नहीं डबल नहीं होगा, ये जो भी वैल्यू आ जाए, ठीक है। अभी कैलकुलेट करते हैं फाइनली। अब इतनी हीट तो मिल रही है इसके 11.2 से, है ना, इतनी हीट हमको इवॉल्व हो रही है 11.2, एक सिलेंडर में इतना ही ब्यूटेन भरा है, इससे इतनी हीट हमको मिल रही है। अब बोल रहे हैं कि एक दिन में 15,000 खर्च कर रहे हैं, है ना, तो आपको पता है कि 15,000 किलो जूल रिक्वायर्ड इन 1 डे, तो इतनी हीट कितने में खत्म होगी, है ना। इतनी रिक्वायर्ड कितने दिन के लिए होगी, तो डिवाइड करोगे तो ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 26 था ना, दो जीरो तो उड़ेंगे, यहाँ से 2 जीरो क्या हो गए, उड़ गए। अब 150 हो गया इधर, और इधर क्या हो गया 112। हाँ, अब सॉल्व करेंगे, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन तो है। 58 का डबल करो 112 तो कितना आएगा, 116 होता है ना, तो लगभग लगभग ये 0.9 मान सकते हैं। हाँ 1.9 मान लेते हैं, अप्रॉक्स में 1.9 मान लो, है ना, और अप्रॉक्स ही लेके करेंगे, वैसे एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है ना। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो नहीं कर रही इतना बड़ा। आंसर है 34 डेज, कितना आ रहा है 34 डेज अप्रॉक्स। ये सिलेंडर पूरा कितने दिन में खत्म होगा, 34 डेज। ठीक है, 34 आंसर आएगा अप्रॉक्स। बोलो बच्चों, अप्रॉक्स है ये, अप्रॉक्स। डेटा क्या, रियल इतनी कितनी होती है इसमें, 14 किलो होती है। हाँ इतना डेटा हो सकता है, ज्यादा दिया है थोड़ा, अब हम बताएंगे अपने घर के पे अप्रॉक्स।
हाँ गार्गी बोलो। और एक थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में ये भी दिक्कत आ रही है। एक मिनट बिल्कुल शांत रहेंगे। जब कोई पूछ रहा हो एक पूछ लेगा फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। गार्गी बोलो फिर बोलेंगे मैथांस। गार्गी बोलिए क्या दिक्कत आ रही है। मैं कह रही हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन है ना तो उससे ये दिक्कत आती है कि मान लो अपने आप डॉक्यूमेंट लेके डिवाइड कर दिया हाँ तो अब 30 हो गया 39 बने नहीं ये मैंने डिवाइड किया आप नहीं करेंगे क्योंकि अगर बिल्कुल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो उसमें तो आपको आंसर देना होता है ना। ऐसे गड़बड़ हो जाएगी फिर। मैदान अब मैदान बोलेंगे बोलिए। अच्छा नोट कर रहे थे तो क्या प्रोसेस समझ में नहीं आया क्या। अच्छा सोहम तुम चुप रहो आज तो अब चुप हो जाओ। आत्मनिर्भर भारत न बने। सुहानी को क्या हुआ आज तुम मिलके जाना मुझसे बात में। हो गया हो जाए तो बोल दो। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सिखा देना इंट्रो दे देंगे तो आपको। नहीं कैसे लिखेंगे करेंगे। हो गया हाँ बोलो। हाँ मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया। मैदान हो गया। कंबशन आपने सीख लिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी सीख लिया और उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। अब एक छोटी सी बहुत अच्छी चीज है वो सीख लेते हैं। आपको चैप्टर जो है बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से पढ़ा रही हूँ तो आराम से पढ़े समझते हुए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर आप बोलेंगे मैं स्पीड तेज भी कर दूंगी अगर आपको स्लो लग रहा है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ठीक है। अब आपको पता है कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। यही बात करते हैं हम लोग ठीक है। अभी लिखेंगे समझ लीजिए पहले। एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन क्या कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी तक हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे अभी तक हम कंबशन पढ़ रहे थे। फॉर्मेशन में हमने बोला कि 1 मोल कंपाउंड बनेगा अपने एलिमेंट से उनकी रेफरेंस स्टेट से है ना। फिर हमने बोला कंबशन ने बोला 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दोगे जितनी हीट निकलेगी उसको आप बोल दोगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 1 मोल ना लेकर के 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर एसिड का है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का है वो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करें और उनके न्यूट्रलाइजेशन से जितना हीट निकलेगा उस हीट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं। ये भी मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में ये भी कैसा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एसिड बेस को कभी भी मिक्स करोगे चाहे दोनों चीजें स्ट्रांग हो चाहे दोनों चीजें वीक हो चाहे एक स्ट्रांग एक वीक हो हमेशा हीट क्या होती है बाहर निकलती है ना। तो क्या याद रखना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज को क्या बोलोगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 मोल से यहाँ पे आ गया 1 ग्राम इक्यू। डेफिनेशन फटाफट नोट करेंगे नोट करिए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन enthalpy change during enthalpy change during neutralization of
1 gram equivalent 1 gram equivalent of acid with 1 gram equivalent of base. One gram equivalent of acid with 1 gram equivalent of base. ठीक है, जैसे मान लीजिए NaOH ले लिया आपने, HCl से रिएक्शन कराते हो, NaCl बनता है, वाटर प्रोड्यूस होता है. अगर इसका 1 ग्राम EQ लिया है, इसका 1 ग्राम EQ लिया है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा इस रिएक्शन में उसको बोलोगे डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, NEU. शॉर्ट में क्या लिख देंगे? डेल्टा H NEU. कोई दिक्कत? हो गया? अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो H2O के कितने मोल्स बने? अगर मोल के टर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो इसके 1 मोल बने हैं. ग्राम इक्विवेलेंट सब लोग जानते हैं ना. ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास लगा, है ना. इस केस में आपको दोनों के क्या लेने हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेने हैं. वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे. जितनी हीट निकलेगी उसको बोलोगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अगर मोल के टर्म्स में इस रिएक्शन को लिखो तो लिख सकते हो 1 मोल NaOH रिएक्ट विद 1 मोल HCl, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल NaCl एंड प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, है ना. तो इसका मतलब आपको ये भी समझ आ रहा है कि वाटर कितना बनना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए. और अगर 1 मोल वाटर का बनना है तो कहाँ से बनेगा? 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे. H प्लस मिलेगा इससे, OH माइनस मिलेगा NaOH से, है ना. तो सेकेंड डेफिनेशन, जो प्राइम डेफिनेशन है वो तो ग्राम इक्विवेलेंट की बेसिस पे दी गई है, सबसे ज्यादा यही चलती है. लेकिन अगर सेकेंड डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. तो और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए. व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, एसिड और बेस क्या होते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं. देन 1 मोल H plus reacted with 1 mole OH minus and production of 1 mole H2O. In this process, heat produced is called enthalpy of neutralization. ठीक है. ये इक्वेशन ऐसे लिखा कैसे गया देखिए ध्यान से. हमने इक्वेशन लिखा था NaOH
plus HCl gives NaCl plus H2। ये इक्वेशन था अपना। अब एसिड बेस अपन पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज स्ट्रांग होती है तो वो कभी भी कंपाउंड के फॉर्मेट में नहीं रहती है, वो तुरंत सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाती है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये Na प्लस और OH माइनस के फॉर्मेट में होगा सॉल्यूशन में, ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्मेट में होगा। NaCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से अगर बनेगा कोई भी सॉल्ट तो वो भी स्ट्रॉन्ग होता है और वो भी अपने आयंस में सॉल्यूशन में उसको देखो तो ऐसे NaCl फॉर्मेट नहीं दिखेगा, दिखेगा Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, इतने सारे आयन हैं और इधर क्या बन रहा है H2। तो कॉमन में क्या दिखता है हमको, जो कट जाएगा इधर से इधर, Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस। तो फाइनल इक्वेशन बनेगा OH माइनस प्लस H प्लस गिव्स H2O। H2O का 1 मोल बन रहा है, देख पा रहे हैं, और 1 मोल OH माइनस यूज हो रहा है और 1 मोल H प्लस। इसलिए ये इक्वेशन, इस डेफिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। क्या ये Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में स्ट्रॉन्ग जो चीज होती है वो 100% डिसोसिएट होती है सॉल्यूशन में। सब सॉल्यूशन है एक्वस, AQ लिख सकते हैं इसके सामने। क्लियर है? अब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेट कर। ठीक है, आज की क्लास हो गई आपकी। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले, बाकी आपकी क्लास हो गई। थैंक यू मैम, बाय।